नमस्कार दोस्तों। धामी एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट पी एस धामी पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले इनकम टैक्स के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी इनकम टैक्स के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के मध्य एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप जरूर कमेंट्स भी करेंगे। चलिए दोस्तों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वेतन यानी कि सैलरी, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को समावेशित करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं इन द सेंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण नियम। देखिए, इंपॉर्टेंस रूल्स रिगार्डिंग सैलरी। सैलरी हम किसको मान सकते हैं और कौन सी सैलरी टैक्सेबल होगी इन द सेंस ऑफ सैलरी हेड, है ना कि इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट, सैलरी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक संबंध होना चाहिए। हाँ दोस्तों, यदि किसी भी वेतन में एक नियोक्ता यानी कि मालिक और एक कर्मचारी नहीं है, यानी कि नियोक्ता द्वारा दिए गए मानदेय या वेतन को किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया होना चाहिए। ये आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में एक बात मैं आज आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे जो देश के सांसद हैं, स्टेट्स के विधायक हैं, या फिर कोई ऐसे संचालक होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को कमीशन या बोनस के रूप में वेतन देते हैं, ये सब वेतन इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग, मैं कई बार सुनता भी हूँ कि सांसदों को और विधायकों को वेतन दिया जाता है लेकिन वो टैक्स फ्री होता है। जी नहीं दोस्तों, वो केवल इन द सेंस ऑफ सैलरी हेड यानी कि वेतन से प्राप्त आय के अंतर्गत कर से मुक्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि अन्य स्रोतों से आय में ये भी अपना टैक्स दाखिल करते हैं भारत सरकार के पोर्टल पे। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात करते हैं कि हम सैलरी को कैसे मेंशन कर सकते हैं। एक से अधिक नियोक्ता के प्राप्त वेतन, यानी कि हो सकता है कि कोई कर्मचारी एक जगह काम करने के बाद दूसरी जगह भी काम करता हो, उन दोनों को कंबाइन करके वो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, यानी कि वो उस इनकम के अगेंस्ट जो भी स्लैब बने होंगे वो टैक्स देगा। तीसरी बात आती है वर्तमान तथा भूतकाल में प्राप्त आय, यानी कि प्रेजेंट में वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है या अन्य फर्म में काम कर रहा है या अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और विगत 3 या 4 माह में वो किसी और फर्म या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो इन दोनों को ऐड कर कर, है ना, इनकी टोटल इनकम निकाली जाएगी, ग्रॉस इनकम से टोटल इनकम निकाली जाएगी, और इस टोटल इनकम पे वो जो भी स्लैब में अपने आप को आएगा वो टैक्स देने के लिए दायी होगा। फिर बात करते हैं कर मुक्त वेतन। जी हाँ दोस्तों, कर मुक्त वेतन का आशय उस वेतन से है जहां पर कर्मचारियों के बिहाफ पे नियोक्ता टैक्स दे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि जहां पे कर्मचारियों के बिहाफ पे यानी कि कर्मचारियों का टैक्स एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है, वो कर मुक्त होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी आउटसोर्सिंग प्रथा को व्यवस्थित किए हुए हैं। उसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स तो काटा जाता है लेकिन संबंधित नियोक्ता का कटता है, ना कि उस एम्प्लॉय का, कर्मचारी का, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी इनकम जो टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत नहीं आती है वो भी वेतन का पार्ट होती है, उसको भी हम इंक्लूड इन द सैलरी लेते हैं। फिर बात करते हैं विदेशी पेंशन या फिर विदेशी सरकार द्वारा प्राप्त वेतन, यानी कि हमारा कोई कर्मचारी या हमारे इंडिया का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर काम करता है और वो भारत का नागरिक है, तो इनकम टैक्स के तय नियम के अनुसार विदेश से प्राप्त आय और विदेश से प्राप्त पेंशन पर भी भारत का अधिकार मानती है 1961 एक्ट जो है हमारा इनकम टैक्स। तो उन रूल्स के अनुसार उसको भी टैक्स भरना पड़ता है। फिर बात करते हैं भारत में सेवा देने वाले विदेशी व्यक्ति को। जी हाँ दोस्तों,
कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में सेवाएं दे रहा हो और आज विदेश में जाके बस गया है, या फिर भारत में सेवा करके विदेश में बस चुका है और भारत में रिटायरमेंट ले लिया है, उसकी भी जो पेंशन की आय होगी वो भारत के लिए टैक्सेबल होगी और उसको तय नियम के अनुसार, तय रूल्स के अनुसार उसको टैक्स देना होगा। फिर बात करते हैं नियोक्ता द्वारा वेतन में की गई कटौती। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो गिनाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके आधार पर नियोक्ता यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है या बॉस होता है वो सैलरी को कुछ समय के लिए रोक देता है। अब वो आने वाले समय में तो दिया ही जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर में या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल में, जो भी वो रुका हुआ वेतन है वो भी टैक्सेबल इनकम के रूप में शामिल किया जाता है ना। फिर आगे करते हैं वेतन या मजदूरी जो कि कर योग्य होती है, आपको पता ही है, सैलरी और वेजेस, है ना, ये दोनों द पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर बात करते हैं न्यायालय द्वारा आदेश पर रोका गया वेतन, है ना, यानी कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चलता है और उस वाद पर न्यायालय कुछ समय के लिए उसके वेतन को रोक देती है, तो वो भी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड मानी जाएगी, ग्रॉस सैलरी में उसको ऐड किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है न्यायालय 1 साल बाद, 5-6 महीने बाद उस सैलरी को रिलीज कर दे, तो बाद में तो टैक्स अलग से दे नहीं सकता है, तो इसलिए वो भी पार्ट ऑफ द सैलरी माना जाता है। फिर बात करते हैं महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन, डीए, है ना, ये सब लोग आप जानते हैं, ये भी इधर पार्ट ऑफ द सैलरी होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वो है कि वेतनमान के आधार पर वेतन। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि सरकारी विभागों में वेतन का जो क्रम होता है वो वेतनमान के आधार पर निर्धारित होता है, यानी कि आपका वेतनमान, यानी कि वह व्यक्ति जो 4th क्लास से लेकर अधिकारी वर्ग तक का होता है, उस व्यक्ति का वेतनमान फिक्स कर दिए जाते हैं और उस वेतनमान के आधार पर उनसे टैक्स वसूलने का अधिकार होता है। देखिए, अब ये जितने भी वेतनमान के क्रम में उस फाइनेंशियल ईयर में आते हैं वो सारे टैक्सेबल इनकम के लिए माने जाएंगे। और आपने एक गौर किया होगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी एम्प्लॉय के लिए, बेसिकली उन सरकारी एम्प्लॉय के लिए जो कि भारत सरकार या राज्य सरकार के विभागों में काम करते हैं, उनके लिए हम फाइनेंशियल ईयर इन द सेंस ऑफ टैक्सेशन क्या काउंट करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 28 फरवरी या 29 फरवरी तक की इनकम को हम टोटल इनकम मानते हैं, ग्रॉस इनकम मानते हैं, और उसके हिसाब से सारे एग्जाम्पन्स उसको घटा के, यानी कि जो कि छूट भारत सरकार द्वारा तय की जाती है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो सब घटाने के बाद जो टोटल इनकम आती है उस पर हम स्लैब के अनुसार टैक्स भरवाते हैं। वहीं आपको एक मज़ेदार बात बताएं कि दूसरे यानी कि बैंक्स के लिए, ऑल बैंकर्स, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, गैर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उन सारों के लिए फाइनेंशियल ईयर कब होता है, वो सारे व्यक्ति 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की इनकम पर अपनी टैक्स पे करते हैं। दोस्तों, शायद मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। उसके अलावा बात आती है कि सूचना अवधि के बदले में वेतन, मतलब कि आप ये मान के चलो कि कोई व्यक्ति सेवा समाप्ति के लिए, देखो विभागों में क्या होता है कि सेवा समाप्ति के लिए कई बार क्या होता है कि 3 महीने पहले आपको लेटर देना पड़ता है कि मैं 3 महीने बाद अपनी सेवाओं को समाप्त करना चाहता हूँ। तो जो 3 महीने पहले जो उसने लेटर दिया, उसके बाद जो 3 महीने का जो गैप होगा वो भी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो तो काम तो कर ही रहे हैं ना, ये चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों, अगर वेतन के हम क्रम को लिया जाए तो ये सब इन ऑल, आप जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, हम इस प्रकार ले सकते हैं कि वेतन मूल वेतन हो गया, उसमें बोनस को ऐड करते हैं, बकाया जो भी इनकी जो एरियर्स होते हैं उसमें ऐड होते हैं, उसके बाद एडवांस सैलरी हम उसको ऐड करते हैं। एडवांस सैलरी के बाद आपने देखा होगा डिनर्स अलाउंसेस आते हैं और सीटी अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे प्रकार के ऐसे अलाउंसेस होते हैं, है ना, जो कि टैक्सेबल इनकम मानी जाती है या टैक्सेबल अलाउंसेस माने जाते हैं। वो सबको ऐड करने के बाद फिर आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड में भी आप लोग कुछ जमा करते हो, उसका जैसे आपने देखा होगा कुछ 12% से अधिक हो जाता है, वो हो गया। इसके अलावा कुछ जो आपके भविष्य निधि में जो रूल्स हैं वो 9.5 के आधार पे या उससे अधिक हैं, तो वो सारे वेतन में ऐड करने के बाद जितने भी आपके जो टैक्सेबल अलाउंसेज उनको ऐड करने के बाद उसमें से हम माइनस करते हैं वो अलाउंसेज जो कि टैक्सेबल श्रेणी में नहीं लिए गए हैं, है ना, उन अलाउंसेस को घटाने के बाद और
फिर हम बात करते हैं टोटल इनकम, हमारी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। इस ग्रॉस सैलरी में से हम अंडर सेक्शन बात करते हैं 80C से लेकर 80U तक के जितने भी हम लोग डिडक्शंस हम लोग को सरकार के द्वारा मिलते हैं, उनको घटाने के बाद टोटल इनकम को, जितने भी हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आती है उस इनकम में से ये घटाने के बाद, है ना, कौन से 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शन घटाने के बाद, ये मैं बाद में आपको डिफाइन भी करूँगा एक एक करके। इनको घटाने के बाद जो भी टैक्सेबल इनकम आती है उस ईयर के स्लैब के अनुसार हमको टैक्स भरना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज के वीडियो को आपने लाइक किया होगा, है ना, आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं नया वीडियो लेके आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे भविष्य निधि के बारे में, कि भविष्य निधि कितनी प्रकार की होती हैं और उनको, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।